का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। हम बिलावल साहब को कहते हैं कि जी आप इलेक्शन लड़ें, आपकी सिलेक्शन नहीं हो, आप सिंध में हमेशा सिलेक्शन के जरिए आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। सियासी मौज़ूआत की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो चपकलिश है, जितने इंतखाबात करीब आ रहे हैं उतनी ही ये बढ़ती जा रही है। बिलावल भुट्टो साहब के बयानात आपके सामने हैं, जिसमें उनका कहना यही था कि जेल से निकलने के लिए एक सियासतदान इलेक्शन लड़ना चाहता है और दूसरा सियासतदान इसलिए इलेक्शन लड़ना चाहता है कि वो कहीं जेल में डाल ना दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मियाँ साहब ये चाहते हैं कि उनको 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए। हाँ, वो 2/3 अक्सरियत आएगी कहाँ से, इसका उनको अंदाज़ा नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलवाई नून लीग की हुकूमत को, उन्हीं से उनकी लड़ाई हुई और अवाम के जो वोट थे उनकी भी कोई ख़ास कदर इसलिए नहीं थी कि आगे चलकर भी बिलावल साहब ने यह कहा कि यही लगता है कि जो अक्सरियत जिनसे दिलवाने का मुतालबा किया जा रहा है नून लीग की तरफ से, उन्हीं से ही एक तज़ाद और एक लड़ाई दोबारा से देखने को मिल सकती है। और साथ साथ इन्हीं बयानात को नून लीग की तरफ से भी बड़ा स्ट्रिक्टली रिस्पॉन्ड किया गया। नून लीग की तरफ से जवाब यही रहा कि जरदारी साहब बिलावल भुट्टो साहब को संजीदा नहीं लेते तो हम उनके बयानात को संजीदा क्यों लें। ये भी कहा गया कि सिंध में तबाही के ज़िम्मेदार ही पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी ने जितना अरसा सिंध में हुकूमत की है सिर्फ़ और सिर्फ तबाही का शिकार किया है सिंध को। सियासी मौज़ूआत पर तो बात होती रहेगी, लेकिन इसके अलावा जो आज ख़बरों की जीनत बना जो टॉपिक और जो मौजू, वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। मकबूजा कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, उसकी मनसूखी जो कि सदारती हुक्मनामे के तहत की गई, इस फ़ैसले को चैलेंज किया गया था और इस फ़ैसले पर जो समाअत हुई उसमें आज दोबारा से उसी फ़ैसले को यानी कि 5 अगस्त 2019 के फ़ैसले को अपहोल्ड किया, जिससे पाकिस्तान के अंदर बड़ा क्रिटिसिज्म आया। और निगरान वज़ीर ख़ारजा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जलानी साहब ने अपनी तवील गुफ्तगू में यही कहा कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है इसको वो मुस्तरद करते हैं और मज़म्मत भी इसकी की जा रही है मुख्तलिफ़ सियासी लीडरान की तरफ से पाकिस्तान में। इसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगे, इसके अलावा इंटरनेशनल लॉज़ के अंडर क्या हैसियत है इस फ़ैसले की, और कश्मीर की जो ख़ुसूसी हैसियत थी इसकी मनसूखी कश्मीर के अवाम को कैसे अफेक्ट करेंगे, इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ अहमद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। एजाज़ साहब, ये बताइएगा आज का फ़ैसला आपने देखा, क्या तासुर मिला आपको सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से, क्योंकि जिनको उम्मीदें थीं कि शायद रिवर्सल हो इस फ़ैसले का आर्टिकल 370 का जो बीजेपी के अंडर हुआ, वो उम्मीदें आज दम तोड़ गई हैं। जी, मुझे तो कोई तवक्को नहीं थी। मेरे लिए ये फैसला भी गैर मुतवक्को इसलिए नहीं था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप देखें बायस, तो वो हिंदू मेजॉरिटी की तरफ रहा है। बाबरी मस्जिद का जब फैसला किया तो उस वक्त भी आपने देखा कि उन्होंने यही किया कि कहा कि जी एक ट्रस्ट बना लीजिए और ये मस्जिद कहीं और बनाइए और यहाँ पे आप मंदिर बनाइए। यही कुछ मुझे भी ख्याल था और तकरीबन उसी लाइंस पर ही मैंने देखा है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर मोदी सरकार को एक क्लीन चिट दी है और कहा है कि आपने जो अब तक किया है वो ठीक किया है, उसको आगे भी चलाइए। तो यकीनन ये मोदी सरकार तो बहुत खुश होगी उससे, लेकिन कश्मीर के लोगों के लिए, मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही गलत खबर है। और ठीक किया आपने, हमने के मुस्तरद कर दिया उसको, क्योंकि ये हम तो उनकी अमलदारी, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की अमलदारी मकबूजा कश्मीर पे तो मानते ही नहीं है, क्योंकि ये एक मुतनाज़ा इलाका है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उसमें फैसला भी होना है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये एक किस्म की पता नहीं ये लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए कि नहीं, मिली भगत है सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार की कि वो बिल्कुल उन्होंने वही फैसला किया है जिसकी वजह से मोदी सरकार को ये राह हमवार हो गई है कि वो मकबूजा कश्मीर में अब अगली जो हुकूमत बनाए, जब वो स्टेटहुड को वापस लेकर आए, तो वो हिंदू अक्सरियती बीजेपी की गवर्नमेंट।
एजाज साहब, इसके अलावा देखें, ये तो आपने कहा कि डिसअपॉइंटमेंट है इंटरनेशनल लॉज को अगर देखा जाए उसके अंडर, तो लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी, जो इंडियन इलेक्शन कमीशन है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में सितंबर में कश्मीर में इंतखाबात करवाने का जो है वो हुक्म दिया है। आपको क्या लगता है इस फैसले की, जो इंतखाबात होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, उस पर क्या इम्प्लीकेशंस होंगी? अरे भाई, वो तो देखे ना, पहले से ही उन्होंने इसकी तैयारी मोदी सरकार ने कर ली हुई है। वहां पे डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग हुई है, एक डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की गई जिसमें हिंदू सीट्स बढ़ा दी गई। फिर अब नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को जिस तरीके से वहां पे डोमिसाइल दे के वोटिंग राइट्स दिया गया है, तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि अब ये अगली जो असेंबली आएगी, जब भी ये इंतखाबात होंगे, वो उन्होंने कहा सितंबर तक कीजिए, तो ये उसमें ये एक हिंदू अक्सरियती बीजेपी लेड गवर्नमेंट वहां पे वो बनाएंगे और वो उस तरफ चल रहे हैं। उन्होंने उसकी पूरी तैयारी की हुई है। इवन स्टेटहुड जिसका वो पहले से ऐलान करते थे, उस पे भी देखे ना सुप्रीम कोर्ट ने कितनी, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कितनी स्पेस दी है कि ये आप रेस्टोर करें जिस तरह आपने ऐलान किया था, एज सून एज पॉसिबल, यानी बिल्कुल कार्ट ब्लांच दिया हुआ है। नेहरू साहब का बयान भी मुझे याद आ रहा है, जो उन्होंने कहा था कि प्लेबिसेट जो है वो लाल चौक में खड़े होकर उन्होंने वादा किया था करवाएंगे। क्या लगता है आपको, हिस्टोरिकली देयर हैज़ बीन 7 डेकेड्स जो कि गुजर चुकी हैं, ये प्लेबिसेट के रास्ते में या ऑटोनॉमी फॉर द कश्मीरीज, इसके रास्ते में कौन से अनासिर हायल रहे कि आज तक ये मामला हल होने की बजाय मजीद बिगड़ता जा रहा है? दो के यूएन रेजोल्यूशन 1948 की मौजूद है जी, यूएन रेजोल्यूशन मौजूद है। उसके बाद जब इन्होंने ये आर्टिकल 370 उसमें डाला, जो एक किस्म का कंप्रोमाइज था शेख अब्दुल्ला के साथ पंडित नेहरू का, कि जी हम आपकी जो जुदागाना हैसियत है, जो दी सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में लिखी हुई है, वो हम उसको कायम रखेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें तो हिंदुस्तान अपने हर किए गए वादे से वो पीछे हटता चला गया है। ता वक्ते के 5 अगस्त 2019 का वाकया नहीं हो जाता। एजाज साहब, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कंसिस्टेंसी की अगर बात की जाए तो उसको आप कैसे देखते हैं? मुझे याद है 65 की वॉर के बाद अयूब खान साहब ने ये बात की थी कि वी शुड नॉट रिस्क मैनी पाकिस्तानीज फॉर अ फ्यू कश्मीरीज, लेकिन उसके बाद में दोबारा से 70s में हमने बहुत कश्मीर की एक्टिविज्म और पॉलिटिक्स देखी पाकिस्तान के अंदर। आज की पाकिस्तान की जो स्टेट है, ये कश्मीर की पॉलिसी को कैसे आगे लेकर बढ़ रही है, और फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज दिखाई देता है या कंसिस्टेंसी है, आपको लगता है? देखिए, एक बात तो ये हमें सताइश करनी चाहिए कि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन 1947 से एक ही रखी है। हमने हमेशा कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की बात की है, उस पे हम डटे रहे हैं। दुनिया का कोई और मुल्क आए या ना आए, पाकिस्तान ने कभी ये बात नहीं छोड़ा, और बड़ी उसकी ठोस बुनियाद थी, क्योंकि कश्मीरियों के पाकिस्तान के लोगों के साथ जो नाते हैं वो सदियों से हैं। उनकी मंडियां इधर हैं, उनके पानी इधर आते हैं, तो ये तो बदलना नहीं था। पाकिस्तान ने कोई पोजीशन नहीं बदली, लेकिन उसकी पोजीशन में जो तासीर थी, जो इफेक्टिवनेस है, वो वक्त के साथ साथ खत्म इसलिए हुई क्योंकि पाकिस्तान की अपनी जो सियासी और इक्तिसादी हैसियत थी वो कमजोर होती गई। देखिए, यही मोदी सरकार 2014 में जब आए, इनके मैनिफेस्टो में था ये चीज कि आर्टिकल 370 खत्म करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये जब दूसरी बार इलेक्ट होके आए और उनको इस बात का अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर तो अपनी बहुत सियासी अफरा तफरी है, तो उससे वो हौसला पकड़ गए। तो मैं समझता हूँ कि वो भी देख रहे हैं, हिंदुस्तानी भी, कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है। लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर हमेशा अपनी पोजीशन, आज भी जो बयान मैं पढ़ रहा था वजारत खारजा का, वो बिल्कुल वही पोजीशन है जो हमने शुरू से ली हुई है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान पूरी दुनिया को नहीं लेकर चल सका, और उसकी वजह रियल पॉलिटिक है। आपको पता है, लोग सारे ये देखते हैं कि भाई इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी मार्केट है, उसके साथ डील करना है, तो इसलिए वरना असूली तौर पर तो पाकिस्तान का मौका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज अहमद चौधरी साहब मौजूद थे और उनका कहना यही था कि ये जो रियलिज्म की पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल स्टेज पे देखा यही जाता है कि किसके पास पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है, और इसीलिए कुछ मौज़ूआत जिस पे पाकिस्तान स्ट्रेस करता है वो इतना इफेक्टिवली नहीं अपहोल्ड होते। और साथ साथ ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो कंडेमनेशन की जा रही है इसकी, ये किस तरह से अगले इंडियन और पाकिस्तानी इलेक्शंस में अफेक्ट करेगी, इसका जवाब तो वक्त देगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद नून लीग की सियासत को डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की खबरें गर्दिश कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि 20 कौमी और 44 सूबाई असम्बली के हलकों में एडजस्टमेंट का मुतालबा कर दिया गया है। इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब की अगर बात की जाए तो 2017 में जो सियासी सफ़र उनका डिसकंटिन्यू हुआ वो इसी सवाल से हुआ कि मुझे क्यों निकाला गया, और अब दोबारा से उन्होंने ये सवाल दोहरा दिया है और ये कहा है कि 3 बार मुझे क्यों निकाला गया, इसका जवाब कुछ मखसूस किरदार जो हैं उनको देना चाहिए। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब की अगर बात की जाए तो वो नून लीग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि ये इंतखाब शफाफ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, और साथ साथ ये भी कहा कि 2/3 अक्सरियत जो लोग मांग रहे हैं, मियाँ साहब की उन्होंने बात की कि चौथी बार आकर भी वो उन्हीं से पंगा लेंगे, ये कहा बिलावल साहब ने। इसी पर हम बात करते हैं। माइज़ा हमीद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, नून लीग की रहनुमा है। शुक्रिया माइज़ा, आपने अपना वक्त दिया। बताइएगा पहले तो बिलावल साहब की नाराज़गी का क्या लगता है कि वजूहात क्या हैं, क्योंकि वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर आपको 2/3 अक्सरियत मिलती है, जिसका वो ये कह रहे हैं कि आप मुतालबा कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आपका क्लैश ही होगा उन लोगों से जो कि आपको वो अक्सरियत दिलवाएंगे, अकॉर्डिंग टू बिलावल भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब जो बयान दे रहे हैं, असल में वो बयान जो है वो कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है। वो ये इस चीज़ को तस्लीम कर बैठे हैं कि PMLN जो है इंशाल्लाह इलेक्शंस में जो है वो जीतेगी और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ये चीज़ वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, और उसका रीज़न जो है वो ये नहीं कह रहे कि जो है उनकी कारकर्दगी या उनकी नाअहली है। उसका रीज़न वो जो है वो किसी थर्ड पार्टी पे इल्ज़ाम लगा के जो है वो अवाम को कोई बहाना देना चाह रहे हैं कि इस वजह से पीपल्स पार्टी नहीं जीतेगी। तो ये चीज़ें जो हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो अजीब बात है कि पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की बहुत बड़ी अलमबरदार बनती है और समझती है और पूरा यकीन रखती है जमहूरियत में, और हमारा साथ भी दिया उन्होंने PDM में, अब वो कैसे इल्ज़ाम तराशी कर रही है और किस तरह इल्ज़ाम तराशी कर रही है। उसी तरह जो है वो हुकूमत PDM की बनी थी, जिसमें जो है हमने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक सिलेक्टेड को निकाला था। उसी तरह अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन में जो पॉपुलर पार्टी है वो जो है सामने आएगी। हमने तो इस किस्म की कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की बिलावल भुट्टो साहब या उनकी पार्टी के बारे में, या हमारे कायद ने कभी नहीं की। तो इससे साफ जाहिर है कि हार तस्लीम की जा चुकी है पीपल्स पार्टी के क्वार्टर्स में। लेकिन वैसे वो जवाब में आपने कहा है कि उनको जरदारी साहब सीरियस नहीं लेते, हम क्यों लें, तो स्टेलमेट तो हो गई ना। आपने भी बयान तो दिया इसी नौयत का। देखिए, अब इतनी ज्यादा बयानबाजी होगी तो एक तरफ से जो है दूसरी तरफ से थोड़ा बहुत जवाब तो आएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, 2/3 अक्सरियत को अगर आप 2/3 अक्सरियत को अगर आप एम कर रहे हैं, तो फिर ये छोटी पार्टियों से इत्तेहाद क्यों करना पड़ रहा है? काफ लीग से बात की जा रही है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से बात की जा रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं एक बात क्लियर करती जाऊं कि 21 अक्टूबर के बाद जो जलसा हुआ वो एक डिसाइडिंग फैक्टर था कि मियां नवाज शरीफ साहब एक कामयाब सियासतदान है और PMLN एक कामयाब पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी। और ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो है लोग खुद उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, लोग उनका हिस्सा बनना चाहते हैं, उनमें शामिल होना चाहते हैं। तो जो लोग PMLN को ज्वाइन करना चाह रहे हैं या मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ा होना चाह रहे हैं इलेक्शन में, वो इसीलिए खड़ा होना चाह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि PMLN एक जीतने वाली जमात है और आगे इलेक्शंस में जो है वो सबसे आगे PMLN है। और मियां नवाज शरीफ साहब को एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया 21 अक्टूबर को अवाम ने पूरे पाकिस्तान में आके, मीनारे पाकिस्तान में। तो बात ये, और दूसरी बात ये कि देखिए, हमने कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं की। हमें साउथ पंजाब में शायद इक्का दुक्का सीट पे जो है ये सीट एडजस्टमेंट का हो, वो भी जो है मकामी लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके या बातचीत करके। अदरवाइज पंजाब में मेरा ख्याल है 240 या उससे ज्यादा सीटें, और इंशाल्लाह जो है। ये बात ठीक है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुतालबा कर दिया आपसे कि 20 कौमी की नशिस्तें, 44 सूबाई असम्बली की नशिस्तें?
देखिए बातें तो क्या सराई हैं, मुतालबात तो बहुत से पार्टीज बहुत जो ज्वाइन करती हैं, लेकिन फाइनल बात तो ये है कि मुतालबात माने कौन से जाते हैं और किस तरह माने जाते हैं। हमारी प्रेफरेंस, मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेफरेंस ये है कि जो PMLN के लोग जो उनके साथ बुरे वक्त में खड़े रहे, लॉयल रहे, उनको जो है पार्टी टिकट जो है उस पे जो है वो प्रेफरेंस दी जाए। आपकी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर हैं अमीर मुकाम साहब, वो कह रहे हैं 8 तारीख को बर्फबारी होनी है, इलेक्शन मुलतवी कर दें। ये पार्टी पॉलिसी है कि ज़ाती हैसियत में बयान दिया उन्होंने? देखिए, हर इलेक्शन में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उनको मकामी या जो वहाँ के इश्यूज होते हैं, जिस तरह KPK में ठंड है बहुत ज्यादा, तो अगर ऐसे इश्यूज हों तो वो ये बात कर देते हैं कि ऑब्वियसली लोगों का निकलना मुश्किल है या लोगों को जो है वोट देना मुश्किल है। तो ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। हमारी पार्टी पूरा यकीन रखती है PMLN मियां नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए और इलेक्शन जो है उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, चाहे किसी किस्म का भी मौसम हो या किसी किस्म की जो है जमीनी हकायक हो। इसके जो है बारहा जो है इलेक्शन जो है वो जरूर टाइम पे होने चाहिए और हमें जमहूरी अमल पे पूरा जो है प्रोसेस पे जो है इम्प्लीमेंट कराना है। और आप देख रहे होंगे मियां नवाज शरीफ साहब और जो सारी पार्टी है, पार्लिमानी बोर्ड जो है रोज के रोज इलेक्शन का जो वो है अमल जो है उसमें उम्मीदवारों की सिलेक्शन और जो सारा इंटरव्यूज हैं वो सब चल रहे हैं। इसीलिए चल रहे हैं इस प्रोसेस में किसी किस्म का डिले ना हो। ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अब ये कहा है कि 3 बार क्यों निकाला गया मुझे, उन्होंने कहा मखसूस किरदारों को जवाब देना चाहिए। तो बयानिया तो ये लगता है कि 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैक वाली चीज़ है कि इसमें कोई डिस्पैरिटी दिखाई दे रही है, कंसिस्टेंट नहीं है। और उसकी वजह यह है कि इस तरह लंदन में जो बयान दिया, वापस आकर मीनार पाकिस्तान की तकरीर में ये नहीं कहा, अब दोबारा से ये कहा जा रहा है। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पार्टी का बयानिया दरअसल है क्या और ये किरदार कौन है जिस जानिब इशारा हो रहा है, नाम क्यों नहीं लेते? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनकी जो आप कंसिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब में जितनी है उतनी किसी में नहीं है। जितना जमहूरियत के अमल पे और जमहूरी रवायात में मियां नवाज शरीफ साहब ने यकीन रखा और अपने आप को खुद जो है वो कभी किसी के जब भी उन्होंने जिस तरह पिछली दफा नाअहल किया गया उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट करके वो जो है आगे बढ़े। बात ये है कि देखें, ये कहना कि जो है हर इदारे में काली भेड़ें होती हैं, हर इदारे में जो है वो काली भेड़ें जो है इदारों को जो है हद से ज्यादा तजावुज करने पे मजबूर करते हैं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है। माहिदा साहिबा, लेकिन लैक ऑफ क्लैरिटी मैं जो कह रहा था वो इस बात पे कि अब पार्टी ने आगे बढ़ना है या ये बयानिया इख्तियार करना है कि पहले एहतसाब होगा 2017 का फिर आगे बढ़ेंगे? पार्टी का जोरों शोर से आगे बढ़ना इसी बात की इस चीज की अलामत है कि पीपल्स पार्टी को तकलीफ हो रही है और वो बार बार जो है मुखालिफ बयान दे रहे हैं। पार्टी जोरों शोर से आगे बढ़ रही है और पार्टी का बयानिया जो है वो हर किस्म का बयानिया हमारा है। हमारा सबसे पहले बयानिया है कि हमने जो है परफॉर्मेंस देनी है और हमने अवाम को डिलीवर करके माहिदा साहिबा, आखिरी बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब पहले दिन से लेकर आखिरी सवाल है। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जरा ये बताते हैं कि ये कह रहे हैं कि अब हमने पावरफुल क्वार्टर से बात नहीं करनी, हो सकता है पीपल्स पार्टी और नून लीग से अब बात हो कि रिस्टोरेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सियासत की बहाली पे बात हो। PTI अगर आपसे बात करती है, कोऑपरेट करेंगे आप? देखिए, हम तो दहशतगर्द पार्टी के साथ कभी भी बैठने को तैयार, बैरिस्टर गौहर तो शामिल नहीं होंगे ना उसमें, करने को तैयार हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि जो लोग पार्टी को छोड़ चुके हैं, खैराबाद कह चुके हैं और वो पार्टी के साथ में शामिल नहीं है, उनसे बात हो सकती है। एक सियासी पार्टी की सियासी पार्टी से बात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया माइजा हमीद साहिबा हमारे साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया माइजा साहिबा, आपने अपना वक्त दिया और कहना उनका यही था कि जो भी दावे पीपल्स पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं वो सिर्फ इलेक्शन स्लोगनेरिंग है, जो मतलब था उनकी बात का। और साथ साथ ये भी कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनको लगता है कि पार्टी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आकर पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से जो बयानबाजी और जो तनकीद की जा रही है नून लीग पर, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। 16 माह की हुकूमत इकट्ठे करने के बाद आज पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बयानात का सिलसिला ताबड़तोड़ तरीके से जारी है। बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से ये कहा गया कि 2/3 अक्सरियत मियाँ साहब को दिलवाई गई पहले, और उसके बाद भी यही हुआ कि जिन्होंने दिलवाई उनसे ही उनकी लड़ाई होती रही। और ये भी कहा गया कि अगले जो इंतखाबात हैं इसके हवाले से बिलावल साहब के तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे। साथ साथ इस तमाम तर जो बयानात हैं इनका रिस्पांस नून लीग की तरफ से भी आया। उन्होंने ये कहा कि जरदारी साहब भी सीरियस नहीं लेते बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू को, तो हम भी नहीं लेंगे। इसी पर हम बात करते हैं। शैला रज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया आपका। शैला साहिबा, ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से जो गुफ्तगू अब की जा रही है कि 2/3 अक्सरियत दिलवाई गई इससे पहले नरीफ साहब को, और अब भी अगर मिलती है तो दोबारा से क्लैशेस आ जाएंगे उनके, तो क्या लगता है आपको कि लोग ये पूछने पर मजबूर हो चुके हैं कि अब से कुछ देर पहले आपकी हुकूमत भी थी, PDM की हुकूमत का आप हिस्सा रहे, तब शहबाज शरीफ साहब को आपने ये कहा कि शायद ये पीपल्स पार्टी के ज़्यादा वज़ीर आज़म है नून लीग से, अचानक से ये क्लैशेस, वजह क्या है इसकी? बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, बात ये है कि जो बात बिलावल भुट्टो कर रहे हैं कि 3 दफा इनको जो है वजीर आजम बनाया गया और 3 दफा इनके क्लैशेस हुए, ये तो तारीख का हिस्सा है ना। जो भी किरदार जिसका है वो तारीख का हिस्सा है। और किस तरह से उन्होंने मुक्तदरा के साथ कह दें, जो भी अल्फाज इस्तेमाल कर लें, ताकतवरों के साथ कह दें कि जो उनका उस वक्त इन्वॉल्वमेंट था, जमहूरी हुकूमतें गिराई, किस तरह उन्होंने ताकतवर होते हुए अदलिया पे दबाव डाला, चाहे यूसुफ रजा गिलानी वाला मामला हो या ये कहना हो कि ज्यादा से ज्यादा सजाएं दो। तो ये तो एक तारीखी बात है। जहां तक बात है 16 महीने की, तो वो हम सीधी बात है कि सिर्फ हमने ही नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती थी कि जरूरत है ये पाकिस्तान की कि यूनाइट होकर पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाया जाए कि रियासत पाकिस्तान की तरफ से जो माहिदा IMF से किया गया था, रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि उस माहिदे को पूरा करेगी। और वो जो फ्रेंड्स कंट्रीज थे जो कि इस वक्त से नाराज हो गए थे और वो भी देख रहे थे कि ये वादा पूरा करते हैं या नहीं, उन सबको जो है ये इम्प्रेशन दिया गया और IMF के साथ मामलात को सही किया गया। तो ये एक बात थी, लेकिन हम पहले ही PDM से अलग हो गए थे। हमारा एक नजरियाती इख्तलाफ है और हम ये समझते हैं कि हम इस तरह से जो है वो तयशुदा मामलात में नहीं जाते। हम अपने तौर पे अपना मुकदमा लेके अवाम के पास जाते। शैला साहब, ऐसा तो नहीं कि नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब आपको कबूल हैं, क्योंकि आप ये एक्यूज़ कर रहे हैं ना कि पहले से वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग बन चुके हैं, नवाज शरीफ साहब सेलेक्ट हो गए हैं। मैं तो नहीं कह रही, या सिर्फ पीपल्स पार्टी तो नहीं कह रही। आप किसी भी तजिया निगार को किसी से भी बात कर ले, वो कहेंगे कि जी हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इलेक्शन में कैंपेन कर रही है, अवाम के पास जा रही है। बाकी तो सब ये देख कर कि जो इम्प्रेशन दिया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि हमारे मामलात तय हैं, उस डब्बे में सवार होके अपना अपना हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि एक प्रोजेक्ट पहले इसी तरह 3 साल 8 महीने में तबाह हुआ है कि पूरी तरीन शदीद तरीन कोशिशों के बावजूद जहाज भी उड़ाए गए, सबको बिठाया भी गया, लेकिन वो कुछ रिजल्ट न दे सके। लेकिन तो अभी भी जो नून लीग का बयानिया है वो ये नहीं है कि वो मुल्क के लिए क्या करेंगे। उनका अभी भी बयानिया बार बार यही है कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। अरे भाई, पीपल्स पार्टी की 2 जानें चली गई, हमारे लोगों को तो कोड़े पड़े, हमारे लोगों को फांसी हुई, लेकिन हम आज भी जब खड़े हो रहे हैं तो हम अपना प्रोग्राम दे रहे हैं, यूथ कार्ड की बात कर रहे हैं, किसान कार्ड की बात कर रहे हैं, मजदूर कार्ड की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की खर्चा पॉलिसी की बात कर रहे हैं। आप जो हैं वो सिर्फ जाती मसाइब जो आपके अपने पैदा किए हुए थे, हमारे तो नहीं थे। लेकिन शैला साहिबा, ये बताइए कि ये कहना कि 2/3 अक्सरियत उनको हमेशा दिलवाई गई, इसका मतलब कोई ऑर्गेनिक वोट बैंक नहीं था उनका? मिसाके जमहूरियत भी आपने साइन किया था उनके साथ। सब लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जब सियासत में कदम रखा तो वो काउंसिलर के इलेक्शन में 3रे नंबर पे आए।
और किस इलाके से लड़े थे ये भी सबको मालूम है। फिर उसके बाद वो अनइलेक्टेड वजीर खजाना और वजीर खजाना के बाद यहाँ तक पहुंचे, IGI के सरबराह बने और पहली दफा IGI हार गई, दूसरी दफा फिर सबको मालूम है कि किस तरह से क्या हुआ, क्या उनका किरदार रहा। लेकिन उसके बावजूद भी सारी सियासत सामने है सबके। तो अगर हम सियासत में ये बात कर रहे हैं तो सियासी किरदार पे बात कर रहे हैं ना, जाती किरदार पे तो नहीं बात कर रहे। ये हमारा हक है कि हम सियासी किरदार पर पाकिस्तान की तारीख को साथ लेते हुए बात करें। ठीक है, ये बताइए कि राव अनवर साहब अचानक से उनका इंटरव्यू भी हमने देखा, उन्होंने एक्यूज़ किया है कि 700 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इस माफिया के किंग इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि जरदारी साहब हैं। ये भी कहा कि 2013 से सिंध पुलिस कब्ज़ा माफिया का किरदार अदा कर रही है। तो पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है इन बयानात को राव अनवर साहब के? बस उनका आखिर में ये कहना गजब हो गया कि लोग इन्हें वोट ना दें, समझ आ रहा है। तो पीपल्स पार्टी तो जैसे भी देखे, जिन लोगों को अवाम को उन्होंने ये पैगाम दिया है अवाम उन्हें बहुत अच्छी तरह देखते हैं और समझते हैं। मतलब आपको लगता है वो अपने माइंड से बात नहीं कर रहे? ये तो उन्हें भी खुद पता नहीं कि वो किससे माइंड से बात कर रहे। अच्छा, नहीं लेकिन वो एक आम तासुर लोग ये जोड़ते हैं ना उनका नाम के, वो कराची के अंदर जो सब कुछ हुआ इसके बाद राव अनवर साहब के बयानात बड़े अहमियत के हामिल हो चुके हैं, इसीलिए कि वो हर चीज को इंसाइडर ओपिनियन से देख चुके हैं। हम तो ये चाहते हैं कि बयान दिलवाने के बजाय उनके पास सबूत होंगे, उनको अदालत में ले जाया जाए। 11-12 साल निकल जाएंगे और मजीद सजाए सबको अगर अंदर रख लें। अच्छा, इसके अलावा पार्टी के लोगों को जी ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो कत्ल केस है, सदारती रेफरेंस 11 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पीपल्स पार्टी की? हमें तो बहुत खुशी है कि हमारे किसी इस्तदा को जो है सुना जा रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि वो खुद इसमें फरीक भी बनना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बराह रास्त चलाया, इसको बराह रास्त चलाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम, खालिक आइन, एटॉमिक पावर देने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मतलब लोग नजरियाती और सरहदी हिफाजतों के ज़ामिन जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि वाकई उसको ऑन एयर जाना चाहिए, लाइव होनी चाहिए सारी हियरिंग। ठीक है शायला साहिबा, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कहना यही है पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान हैं, लीडरान हैं, कि जिस तरह से इंतखाबात होने जा रहे हैं तासुर यही मिलता है कि एक पार्टी या फिर एक शख्सियत मियाँ नवाज शरीफ साहब की लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उनकी फेवर में टिल्टेड है। और यही गिला बिलावल भुट्टो साहब ने भी किया जब उन्होंने ये कहा कि 2/3 अक्सरियत दिलवाए जाने का खदशा उनको है। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ तालीम की और एजुकेशन की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। 1947 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तालीम के हवाले से बात करते हुए ये बताया कि पाकिस्तान के लिए तालीम ज़िंदगी और मौत का मसला है। वो इसीलिए कि दुनिया इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि अगर हमने इस रफ्तार को कैचअप करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम से कर सकते हैं। पाकिस्तान की आइन का आर्टिकल 25A ये कहता है कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो मुफ्त और बुनियादी तालीम 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों को फराहम करे और यकीनी बनाए। ये एक आइनी प्रिंसिपल भी है। लेकिन 2024 के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं और आपको ये मालूम है कि अब तक पाकिस्तान की नेशनल डिबेट में या पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनके मंशूर में सिर्फ तालीम का जो अंसर है ना वो आपको माइनस दिखाई देता है और वो ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई ना कंसर्न है, ना गुफ्तगू की जा रही है और ना ये बताया जा रहा है कि ये किस कदर अहम और किस कदर ज़रूरी मामला था। पाकिस्तान के अंदर यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक अदाद-ओ-शुमार अगर कोट किए जाएँ तो एक अलार्मिंग फिगर है उन बच्चों का जिनको स्कूल में अपनी उम्रों के दरमियान होना चाहिए था इस वक्त, लेकिन वो स्कूल में नहीं हैं। और ये नंबर इतना बड़ा है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में दूसरा वो मुल्क है जहाँ सबसे बड़ी तादाद बच्चों की स्कूल से बाहर है। उन बच्चों की तादाद जिनको स्कूल में होना चाहिए था 2,28,00,000 बच्चे पाकिस्तान में इस पॉइंट पे जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो स्कूलों में मौजूद नहीं हैं, वो गलियों में बाहर हैं या फिर वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं
या फिर वो मजदूरी कर रहे हैं, और या चाइल्ड अब्यूज़ का जो शिकार पाकिस्तान में बच्चे होते हैं, उसमें से भी एक कसीर तादाद इन बच्चों की है जो स्कूल नहीं जाते और स्कूल में ना मौजूद होने की वजह से उनको मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है और उनके साथ ये जुराइम भी पेश आते हैं। पाकिस्तान की हुकूमतों की अगर बात करें तो अप्रैल 2023 का जो बयान है कौमी असम्बली में वज़ीर तालीम राना तनवीर साहब का, उन्होंने उस वक्त ये कहा 2023 के आगाज़ में कि 2,28,00,000 बच्चे पाकिस्तान में स्कूलों में नहीं जा रहे। तो ये एतराफ़ था कि इतनी बड़ी परसेंटेज है इन बच्चों की जिनको स्कूल में होना चाहिए था और नहीं जा सके। वो और डिबेट है कि जो स्कूल जा रहे हैं उनको कितनी तालीम मिल रही है और उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है और किस किस्म के हालात में वो तालीम हासिल कर रहे हैं और उनका ड्रॉप आउट रेट क्या है। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो दुनिया में सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जहां पाकिस्तान में ये परसेंटेज, ये फिगर्स, ये नंबर पाकिस्तान से भी बुरे हैं और वो है नाइजेरिया। उसके बाद में सिर्फ पाकिस्तान बचता है जो कि यकीनन पाकिस्तान की तमाम सियासी बहसों का इस वक्त हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना पार्टियों के मंशूर सामने आते हैं और ना उन सियासी पार्टियों में इस बात का तयन होता है कि इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, इनको स्कूल वापस लाने के लिए क्या प्रोग्राम है और इन बच्चों की तालीम पे इन्वेस्टमेंट जो होगी वो कहाँ से आएगी। इसके साथ साथ अगर ख़वातीन की तालीम की बात की जाए, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 51% उसका ख़वातीन पे मुनहसर है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ख़वातीन को तालीम नहीं दी तो पाकिस्तान की जो आधी पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है। तो इस नंबर की अगर बात करें तो 12 मिलियन लड़कियां पाकिस्तान में ऐसी हैं जो स्कूल जाने की उम्र में मौजूद हैं लेकिन वो स्कूल नहीं जा रही, क्योंकि इकनॉमिक कंस्ट्रेंट्स भी हैं, मुआशी बदहाली भी जो है वो इस सूरत हाल की ज़िम्मेदार है, और इसके साथ साथ तालीमी इदारों का ना होना या गोस्ट स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि ऐसे स्कूल जो सिर्फ कागजात में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन असल में उन स्कूलों का कोई वजूद नहीं है, ना वहाँ टीचर्स आते हैं, ना क्लासेस होती हैं और ना बच्चे जाते हैं। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान में सिनफी मसावात की बात की जाए, जेंडर गैप की बात की जाए, तो ये भी इतना बड़ा गैप है कि दुनिया की जो रैंकिंग्स हैं 146 ममालिक में से पाकिस्तान 142वें नंबर पर आता है, यानी कि टॉप 5 वर्स्ट कंट्रीज़ में से एक, जहां ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं और जेंडर यानी कि जिन्स की बुनियाद पर मसावात सिन्फ की बुनियाद पर जो है वो उस तरह से इंश्योर नहीं की जाती, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है। और इसी का यह नतीजा है कि ख़वातीन की तालीम पर भी कोई ख़ास फोकस इस पॉइंट तक नहीं है जब हम 2024 में एंटर हो रहे हैं, जो कि इलेक्शन का साल भी है, जहाँ सियासी पार्टियाँ ये डिबेट्स कर रही हैं कि कैसे हमें इक़्तिदार में लाना है, किस तरह से हम बाकियों से बेहतर हैं। इस सारे डिबेट के अंदर, इस सारी डिस्कशन के अंदर कहीं भी तालीम का आंसर मौजूद नहीं है। अगर आगे चलें तो सिनफी मसावात के हवाले से पाकिस्तान के अलावा दुनिया में सिर्फ ईरान, अलजायर, चाड और अफ़गानिस्तान ये मुल्क हैं जो कि पाकिस्तान से बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान इस फहरिस्त में 142वें नंबर पर फॉल करता है। अगर हम सूबे के हवाले से दर्जा बंदी करें कि किस सूबे के अंदर एजुकेशन की क्या सूरत हाल है, तो सबसे डिप्राइव्ड बलूचिस्तान दिखाई देता है। बलूचिस्तान के अंदर स्कूल ना जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी परसेंटेज है 47%, यानी कि तकरीबन आधी पॉपुलेशन बच्चों की बलूचिस्तान में जिनको स्कूल में होना चाहिए था वो स्कूलों से बाहर हैं। सिंध के अंदर 44% है, यानी कि 44% की परसेंटेज है जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था स्कूल से बाहर हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए 32% है और पंजाब में 24% है। ये स्टैट्स आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में अगर मुस्तकबिल का सवाल होता है कि मुस्तकबिल कैसा होगा, पाकिस्तान के आने वाली जनरेशन्स कितनी एफिशिएंट होंगी, क्या पाकिस्तान मुस्तकबिल में जदीद कौमों का मुकाबला कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ये फिगर्स और ये स्टैट्स आपको बताते हैं कि हमारी आंखों के सामने पाकिस्तान की आने वाली जनरेशन्स की आधी तादाद, आधी आबादी बुनियादी तालीम ही हासिल नहीं कर पा रही, तो वो कैसे कम्पीट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट से, वो कैसे आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, वो कैसे साइंटिफिक रेल्म के अंदर या साइंसी मैदान के अंदर तरक्की करेंगे, वो किस तरह से जदीद कौमों का मुकाबला मुआशी मैदान में करेंगे। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि UNO ये रेकमेंड करता है कि GDP हर मुल्क का जो है उसका कम से कम 4% यानी कि 4% आपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना है। पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है GDP की, अगर उसकी बात की जाए तो गुज़श्ता 2 सालों का इक़्तिसादी सर्वे, इसकी रिपोर्ट मेरे सामने है, और 1.77% पाकिस्तान खर्च कर रहा है, यानी कि करना कम से कम 4% चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान कितना कर रहा है 1.77%, विच इज़ नॉट इवन हाफ ऑफ द आइडियल
प्रपोर्शन सेट बाय द यूएनओ। तो हमें समझ ये आती है कि पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ में शायद एजुकेशन नंबर 1 पे नहीं आती जो कि आनी चाहिए। शायद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये कहना कि ये ज़िंदगी और मौत का मसला है, ये हमें उस तरह से समझ नहीं आया जिस तरह आना चाहिए था। और अगर तो कोई सियासी पार्टी आकर ये बात कर रही है कि हम इस मुल्क में रिफ़ॉर्म करेंगे या हम मुस्तकबिल को, जो तारीख़ मुस्तकबिल पाकिस्तान का नज़र आता था, उसको रोशन करेंगे, तो उनसे सवाल ये करना चाहिए कि ये जो 2.5 करोड़ तकरीबन बच्चा है, इनको स्कूल्स में कैसे लेकर जाएंगे, कौन लेकर जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी और इसके लिए आपका प्रोग्राम क्या है, और क्या वजह है कि 2 महीने इंतखाबात में बाकी नहीं रहे और अब तक ना आपका मंशूर सामने आ सका है और ना उस मंशूर में इन बच्चों का जिक्र है। ये वही बच्चे हैं जो कि ख़बरों की जीनत बनते हैं कि इनके साथ अब्यूज़ भी होती है, इनको चाइल्ड लेबर करवाई जाती है और इनसे वो बचपन छिन जाता है जिस बचपन को चेरिश करने के लिए और उसको तालीमी एतबार से परफेक्ट बनाने के लिए बहुत से वालिदैन शदीद मेहनत करते हैं। तो इंश्योर ये करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर इन बच्चों को स्कूलों में वापस लाने का एक प्रोग्राम बनाया जाए, नेशनल डिबेट क्रिएट की जाए और सियासी पार्टियों को ये इदराक करवाया जाए कि इन बच्चों को जब तक स्कूलों में आप वापस नहीं लाएंगे तो मुस्तकबिल की रोशन होने के तमाम वादे आपके खोखले और जाली हैं। तो सवाल सियासी पार्टियों से यही होना चाहिए कि अगर आप मुस्तकबिल के वादे इस कौम के साथ कर रहे हैं तो उनको ये जवाब भी दें, अपने हलके के अवाम को ये जवाब दें कि आप कितने स्कूल्स बनाएंगे, कितने परसेंटेज ऑफ दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे जो हैं, कितनी परसेंटेज में आप इनको स्कूलों में वापस लेकर आएंगे और क्वालिटी एजुकेशन को कैसे इंश्योर करेंगे। आपने प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।